नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। केंद्र की सरकार हो या किसी प्रदेश की, समय समय पर ऐसी योजनाओं की घोषणा करते रहते हैं जिससे यहाँ पर या तो प्रदेश का विकास हो या किसी एक विशेष वर्ग को कोई ना किसी किस्म का फ़ायदा हो, चाहे आर्थिक फ़ायदा हो चाहे सामाजिक फ़ायदा हो। ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, परंतु कई बार ऐसी भी घोषणा हो जाती हैं जिसका कभी सोचने वाला सोचता है कि चुनाव से जुड़ा हुआ तो नहीं है। कभी आप महिलाओं को पेंशन दे देते हैं, कभी आप कुछ और चीज़ें अनाउंस कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कार्य अभी हुआ है कि केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति कर दी। इसका मायने क्या हुआ? ये क्या चुनाव से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? इसी पर हम करेंगे आज की प्रभु वाणी। क्या ये घोषणा चुनावी चाल है या ज़रूरी कदम वो बहुत दिनों से पेंडिंग था? अगर हम इसका विश्लेषण और व्यंग दोस्तों करें तो साथी और सभी सुनने वाले, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस 8वें वेतन की जो 3 सदस्यों वाला है और जिसकी घोषणा ने काफ़ी हलचल मचा दी है। ये लगभग 12 साल बाद इसी घोषणा हुई है। इससे पहले 2013 में घोषणा हुई थी। अब 2025 में मोदी सरकार की ये पहला पे कमीशन है। ये गठन तो सच में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये लंबे समय से लंबित था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जनवरी 2016 में 7वें पे की रिपोर्ट लागू की गई थी और अब हम 2025 के अंत में हैं। महंगाई आसमान छू रही है, कर्मचारियों की जेबें खाली हो रही हैं और उनकी मांगें सालों से अनसुनी पड़ी हैं। तो इतनी देर क्यों लगी, जबकि मनमोहन सिंह सरकार में 2 पे कमीशन अपॉइंट हुए थे? लेकिन अब ये घोषणा हुई है तो इसकी टाइमिंग पर सवालों की बौछार खड़ी हो गई है। क्या ये सब चुनावी खेल है? क्या सरकारी कर्मचारियों को लुभाकर वोट बटोरना चाहती है बीजेपी सर? क्या खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो भी होने वाले हैं, जिसका प्रथम चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा, इसके मद्देनज़र किया गया है? ठीक इसके 1 महीने पहले अक्टूबर में कैबिनेट ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। आलोचक तो ये भी कहते हैं कि जनवरी 2025 में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी कि तब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले थे जो 5 फरवरी के हुए। अब इस रिपोर्ट का असर क्या होगा? महत्वपूर्ण राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इसकी रिपोर्ट आएगी, जहां 2027 में फरवरी मार्च में मतदान होने की संभावना है और प्रदेशों में भी चुनाव आएंगे। क्या ये संयोग है या सोची समझी रणनीति? विपक्षी पार्टियां तो इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही हैं। कह रही हैं कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वोट बैंक को साध रही है, जो कुल मिलाकर करोड़ों में हैं, और उनके परिवारों को जोड़ें एक बड़ा वोटर ब्लॉक बन जाता है, वोट बैंक बन जाता है, जिसके ऊपर असर हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ये चुनावी लाभ के लिए है या ये एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जो हर 10 साल के लगभग होती रहती है? चलिए मैं आपको गहराई से बताता हूँ, तथ्यों के साथ बताता हूँ, पहले के सभी वेतन आयोगों का इतिहास देखते हुए, ताकि साफ हो जाए ये कोई नई चाल नहीं बल्कि एक परंपरा है जो कभी चुनाव लाभ के लिए नहीं की गई थी पहले। परंतु अब ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले आइए हम पीछे मुड़कर देखें कि वेतन आयोग क्या है और क्यों बनाए जाते हैं, ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये पॉलिटिकल इसका मोटिव है या नहीं। एक आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करते हैं समय समय पर। महंगाई, जीवन व्यापन की लागत, निजी सेक्टर से तुलना और सरकारी खजाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसले किए जाते। पहला आयोग तो आज़ादी से पहले ही गठित हुआ था, जनवरी 1946 में, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस श्रीनिवास वरदाचार्य, जो एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे। इस आयोग ने मई 1947 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिससे सिविल सर्विसेज की सैलरी स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने की सिफारिशें की गई थी। पहली बार हुआ कि अंग्रेज चले गए थे तो भारत को अपनी एक स्कीम बनानी थी, उसके अनुसार इन लोगों की सैलरी फिक्स की गई। उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे,
कोई लोकतंत्र भी नहीं हुआ था एक फॉर्मली से, बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कह सकते हैं, प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत थी, एक स्ट्रक्चर की दी थी। रिपोर्ट में सैलरी ग्रेड को रैशनलाइज किया गया था, पेंशन नियमों को मजबूत किया गया था, और सब बिना किसी राजनीतिक दबाव के, क्योंकि कोई चुनाव नहीं था। अब दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 में गठित, यानी कि चुनाव के बाद गठित हुआ था। चेयरमैन थे जगन्नाथ दास, जो रिटायर्ड जज थे। रिपोर्ट 1959 में आई, तब भी कोई चुनाव नहीं था, जिसकी महंगाई भत्ते की सैलरी में मर्ज करने का सुझाव था। श्री पंडित नेहरू के युग में हुआ। 1957 के लोकसभा चुनाव हो चुके थे और अगले चुनाव 1962 में ड्यू थे। कोई टाइमिंग का खेल नहीं। गश्त कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया था। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि सैलरी में 30 से 40% की बढ़ोतरी की जाए। वो की गई, लेकिन सरकार ने इसे चरणबद्ध फेज तरीके से लागू किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी मजबूत नहीं थी। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में बना, तब भी कोई चुनाव नहीं थे। चेयरमैन रघुवर दयाल, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। रिपोर्ट 1973 में आई, तब भी कोई चुनाव नहीं थे। इंदिरा गांधी का और था, लेकिन 1971 के चुनाव हो गए क्योंकि बांग्लादेश बन गया था। उसके बाद 1977 के चुनाव में से पहले ये बना 1973। इस आयोग ने पहली बार पेंशन को सैलरी से लिंक किया और महंगाई भत्ते को ऑटोमेटिक बनाने का सुझाव भी दिया। ये सिर्फ एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था, आर्थिक कारण बताए गए थे। रिपोर्ट में 20 से 30% बढ़ोतरी की बात थी और ये लागू भी हुई, लेकिन बांग्लादेश युद्ध और तेल संकट के बीच सरकार को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। पर इंदिरा जी ने उसमें कोई पैसे इकट्ठे कर लिए। कोई चुनावी फायदा नहीं, बल्कि कर्मचारियों की हड़तालों और असंतोष को शांत रखने के लिए ये सब किया गया था। इसके बाद चौथा वेतन आयोग जून 1983 में गठित। चेयरमैन पीएन सिंघल, जो हाई कोर्ट के जज थे, और कोई चुनाव उस वक्त नहीं था पार्लियामेंट का, स्टेट के इलेक्शन भी नहीं हुए थे तब कोई। रिपोर्ट 3 फेज में आई, 1986, 1987 और 1988 में। राजीव गांधी सरकार के थे उसमें। 1984 चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। इसमें सैलरी में 20 से 25% बढ़ोतरी सुझाई गई थी और हाउस रेंट अलाउंस को शहरों के आधार पर वर्गीकृत किएगा। फिर से कोई चुनाव कनेक्शन नहीं था, 2-4 स्टेट में इलेक्शन हुए होंगे, पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था। बल्कि 1980 के दौरान की महंगाई और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को देखते हुए 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में नरसिम्हा राव सरकार में गठित हुआ। तब भी कोई चुनाव नहीं थे। चेयरमैन थे जस्टिस एस रत्नावेल पांडियन, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने रिपोर्ट दी 1997 में, जब यहाँ पर देवेगौड़ा या आई के गुजराल प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा सरकार के अंत में शुरू, लेकिन रिपोर्ट देवेगौड़ा और गुजराल के सरकार में आई 1996 चुनाव के बीच में, लेकिन रिपोर्ट चुनाव के बाद आई। इसने सैलरी में 30 से 40% बढ़ोतरी की सिफारिश की और पेंशन को पूरी तरह से रिवाइज किया, जिससे पेंशन बिल दुगना हो गया। बल्ले बल्ले हो गई कर्मचारियों की। लेकिन ये तब कहा गया आर्थिक सुधारों का हिस्सा था, क्योंकि नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार शुरू किए थे, ना कि वोट बैंक की राजनीति। इसके बाद छठा वेतन आयोग आया जुलाई 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और रिपोर्ट 2008 में आई। आप कह सकते हैं एक इलेक्शन से पहले आई, 1 साल पहले 2009 में इलेक्शन था, पर तो उसका गठन 2006 में हुआ। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार 2004 के चुनाव बाद 2009 से पहले, लेकिन रिपोर्ट लागू हुई 2018 में। अर्थव्यवस्था बूम पर थी, बल्ले बल्ले थी। 20 से 30% की पेंशन दी गई, उनको बढ़ोतरी दी गई और पेंशन की भी शुरुआत हुई। चुनाव से पहले लागू, लेकिन आयोग का गठन 10 साल के चक्र में था, ना कि चुनावी कैलकुलेशन से। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ। आप कह सकते हैं कि 2014 में चुनाव थे, जिसके चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। और इसका हम चुनावी फैसला कैसे कह सकते हैं? 2013 में हुआ क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो आई 2015 में, जब प्रधानमंत्री मोदी बन चुके थे, और 2016 जनवरी से लागू हुई। यूपीए के अंत में गठित, लेकिन मोदी सरकार ने इसको लागू किया
23 से 24% बढ़ोतरी सुझाई, लेकिन 14-16% ही लागू हुई मोदी सरकार में। फिर से कोई चुनावी लाभ नहीं कि 2015 का चुनाव हो गया था। लेकिन महंगाई इंडेक्स को देखते हुए देखिए, अभी आयोगों का पैटर्न एक जैसा, हर 10 साल में या 12 साल में जज या विशेषज्ञ चेयरमैन, और रिपोर्ट 2 से 4 साल के बीच में। कोई भी चुनावी लाभ के लिए नहीं बना, लेकिन कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, रिटेंशन सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है और अर्थशास्त्रियों का कहना है। अब सवाल उठता है कि 8वां आयोग, आपने 16 जनवरी 2025 को घोषणा की, यानी कि 12 साल बाद। अब आपने उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया। अब अक्टूबर के अंदर चेयरमैन गुजरात की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनाएगी। सदस्य पुलक घोष और पंकज जैन जो सेक्रेटरी प्रीलिम के, उनको बनाया गया है। इनको कहा गया है कि आप 2026 तक रिपोर्ट दीजिए। ये भी लगता तो उसी चक्र में है कि 12-13 साल 10 साल। परंतु आलोचक कहते हैं कि बिहार और चुनाव यूपी के टाइमिंग संदिग्ध है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव की और ये कितना गहरा असर डालेगा। 8वें आयोग की रिपोर्ट अब आएगी तो सैलरी में कम से कम 20 से 30% बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई दर 2016 से दोगुनी हो चुकी है। हालांकि सरकार कहती है 8-4% है, बहुत कम है, और निजी सेक्टर में सैलरी ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। बहुत बड़ा वोट बैंक है ये। 7वें आयोग ने 1 लाख करोड़ सालाना का बोझ डाला था। इस बार ये 2 से 3 लाख करोड़ तक जा सकता है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि पेंशन अब ओल्ड पेंशन स्कीम की मांगों से जुड़ गया है। सरकार का बजट पहले से ही दबाव में है। कोविड रिकवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रही है और सब्सिडी बढ़ती चली जाती हैं। ये बढ़ोतरी टैक्स देने वालों पर बोझ तो डालेगी। शायद इनका टैक्स रेट बढ़ें या जीएसटी में बदलाव हो, अभी तो कम किया उन्होंने। लेकिन ये सिर्फ केंद्र तक नहीं रुकेगा मित्रों। राज्य के कर्मचारी जो कुल 2 करोड़ से ज़्यादा हैं, वो पहले भी मांग उठाते थे, अब भी उठाएंगे, और इसका चुनाव से संबंध जुड़ता चला जाएगा। जैसे 7वें आयोग के बाद उत्तर प्रदेश ने 2017 में अपना पे कमीशन बनाया, बिहार ने 2018 में सैलरी रिवाइज की, दिल्ली ने केंद्र को फॉलो किया। अब बिहार चुनाव के समय अगर केंद्र बढ़ोतरी दे तो राज्य सरकार पर दबाव पड़ेगा कि वो भी 20% बढ़ाएं, वरना यूनियन हड़ताल तो ज़रूर करेंगी। और यूपी में 2027 चुनाव से पहले कर्मचारी वोट तक ज़रूर निर्णायक हो सकते हैं। कई राज्य पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं। 12 स्टेट में चुनाव होने वाले, जब रिपोर्ट आएगी। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनके लिए एक और झटका साबित होगा। अगर पैसा सैलरी में ट्रांसफर हुआ तो मोदी जी की विकास योजनाएं रुक सकती हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च जो पहले घटता चला जाएगा और घटेगा। और अंत में जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, जो नौकरियां नहीं करते, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, उसकी जेब खाली होगी। उदाहरण लीजिए, 7वें आयोग के बाद राज्य सरकारों का कुल खर्च 5 लाख करोड़ बढ़ा, और कई ने बांड जारी किए कर्ज लेने के लिए कि केंद्र ने पैसा देने से मना कर लीजिए। अब इमेजिन करिए, अगर 8वें आयोग ने 25% की बढ़ोतरी की तो राज्य बजट 10 से 15% बैलेंस हो जाएंगे, असंतुलित जाएंगे, और केंद्र को ज़्यादा ग्रांट्स देनी पड़ेंगी। जीएसटी से उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। अंत में मैं वैसे ही व्यंग्यात्मक बात कहने की रखी, इसके मुख्य लाभार्थी तो टॉप एग्जीक्यूटिव जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से तनख्वाह बढ़ती है। किसी को 40,000 कैबिनेट सेक्रेटरी को पहले मिलती है, अब 3 लाख से ज़्यादा मिलती है। उनके बाकी भी अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। जिनकी पहले से लाखों में सैलरी है और भी मोटी हो जाएगी, क्योंकि उस ग्रुप तो उन्हीं के लिए बना है, ऐसा मजाक करते हैं लोग। जबकि ग्रुप डी कर्मचारियों को बस थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाएगी। और सरकार का पेंशन बिल, वो तो आसमान छू लेगा, क्योंकि रिटायर्ड अफसरों की संख्या हर साल 5 से 10% बढ़ रही है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से पेंशन 20 से 30 साल तक चलती है। 7वें आयोग के बाद पेंशन बिल 2 लाख करोड़ से ऊपर गया, अब ये 4 लाख करोड़ पार कर सकता है। इसका असर तो महंगाई पर ज़रूर होगा। क्या ये कुशल प्रशासन है?
या सिर्फ एलीट क्लास को फ़ायदा? अंत में मेरे को एक मशहूर नारा याद आता है। मोदी ने कहा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन अगर ऑपोजिशन की बात सुने, उनका कहना ये तो उल्टा हो रहा है। यहाँ सरकार छोटी होने के बजाय महंगी होती चली जा रही है, लेकिन गवर्नेंस में कोई सुधार दिखाई देता है? ऐसा ऑपोजिशन सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो वैसा का वैसा है, फाइलें रुकी पड़ी हैं, प्रोजेक्ट आधे बनते हैं, बीच में टूट जाते हैं, और भगतता कौन है? जनता। या ये स्लोगन सिर्फ चुनावी जुमला था, या वाकई में कोई बदलाव आएगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि ऑपोजिशन का जो नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब मिनिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम खर्च। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले मेरी वही प्रार्थना, वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और टिप्पणी लिखिए। अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।